हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 11वां चैप्टर है प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है, आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने। किसी छोटे छिद्र से आपने सूर्य के प्रकाश को कमरे में अंदर आते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा। जो कार, रेलगाड़ी ये सब होते हैं, इनमें जो हेडलाइट लगी होती है, तो वो लाइट आप लोगों ने अवश्य देखी होगी। आगे लिखा है, इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? यहाँ इस चित्र में रेल इंजन का अग्रदीप दिखाया गया है। ये लाइट हाउस है और काफी धुंधला छपा हुआ है। ये प्रकाश के किरण पुंज हैं। तो जब आपने ये सब लाइट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा के अनुदिश चलता है। बिल्कुल सीधी लाइट जाती है, जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो इसी के बारे में बताया गया है। लिखा है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। यानी प्रकाश जो है वह सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इसी के बारे में लिखा है, बुगजो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ क्यों नहीं देख पाया था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? तो जब किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। परावर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश का किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाना ही परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाना। तो इसी प्रकार से यदि आप स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश की दिशा कैसी होती है? परावर्तित हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। आगे लिखा है, जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? बिल्कुल देखा होगा। और आप इस चित्र में भी देख सकते हैं जल में वस्तुओं का परावर्तन। आगे लिखा है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? तो दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो आगे लिखा भी है, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण पर परावर्तित कराया था? कुएं के पानी में भी परावर्तन होता है। आपको ये कहानी याद होगी, शेर और खरगोश वाली। यहाँ एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दूसरा क्रियाकलाप लिखा है इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं।
लिखा है एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब यानी वस्तु का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देगा। समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। आगे लिखा है अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देती है? इस प्रकार प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी साइज का दिखाई देता है। तो आप लोगों को यही बात याद रखनी है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का ही दिखाई देता है। इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। प्रतिबिंब पूछा जाता है कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आगे लिखा है अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें क्रियाकलाप लिखा है शतरंज का एक बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। इस प्रकार से आपको रखना है। आगे लिखा है दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। इस प्रकार से ये शार्पनर रखा हुआ है। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की दर्पण में बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर पर बिंब को किसी स्थान पर रखकर कीजिए। तो ये जो शार्पनर है, ये जितनी दूर रखा हुआ है इस शतरंज के बोर्ड पर, उतनी ही दूर ये दर्पण में दिखाई देगा। तो यही बताया जा रहा है और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तो यही प्रश्न बनता है, तो इसे याद रखिएगा। अब ये जो लिखा है पहेली ने, वो भी याद रखिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। तो समतल दर्पण के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। आगे लिखा है दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर होता है? बिल्कुल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, दूसरे के चेहरे को भी जब आप देखते हैं, दर्पण में देखते हैं और उसका जो इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। यानी कि यदि आप दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि बायां हाथ ऊपर उठाया हुआ है। यही लिखा भी है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने वाम यानी बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण
दिखाई पड़ता है, यानी कि हम लोगों को उल्टा दिखाई देता है। यदि हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो दिखाई देता है कि बायां हाथ उठा रहे हैं, और यदि बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है दायां हाथ उठा रहे हैं। तो इसी कारण से एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस है वह उल्टा लिखा जाता है, ताकि दर्पण में आपको वो सीधा दिखाई दे। यहाँ लिखा भी है, बूझो ने सड़क पर एक रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की और शब्द एम्बुलेंस में विचित्र प्रकार से लिखा था। तो उल्टा लिखा होता है ताकि जो वाहन आगे चल रहे हैं उनके दर्पण में एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे। आगे लिखा है, ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे तो आपका सर नीचे की तरफ दिखाई दे, ऐसा नहीं है। सिर्फ साइड में ये अंतर दिखाई देते हैं। वैसे प्रतिबिंब जैसे आप खड़े हैं वैसा ही दिखाई देगा, आपका सर ऊपर की तरफ ही होगा, पैर नीचे के ही तरफ होंगे। ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर की तरफ दिखाई दें, सर नीचे की तरफ दिखाई दे। आगे लिखा है, अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है। आगे लिखा है, क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति उल्टा क्यों लिखा जाता है। जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण का दृश्य दिखाने वाला दर्पण जो होता है उसमें देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आगे लिखा है, आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व यानी साइड वाले जो दर्पण होते हैं में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के, गाड़ी के जो साइड वाले शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं, उनमें वस्तु जो है अपने आकार से काफ़ी छोटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, इसी के बारे में लिखा है। तो वाहनों में जो साइड वाले दर्पण होते हैं वे उत्तल दर्पण होते हैं जो वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसीलिए जो साइड में दर्पण होते हैं उनमें वस्तु छोटी दिखाई देती है। अब लिखा है, गोली दर्पणों से खेल। तो गोली दर्पणों से खेल के लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है जो छोटे थे जब हम लोग तो इस प्रकार से करते थे, वही लिखा हुआ है। पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी पृष्ठ अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एक और क्रियाकलाप, स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है, क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा या बड़ा है। इस प्रकार से आप जब करेंगे, इस प्रकार से अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा या बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। तो आगे लिखा है, चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। गोली दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है अवतल दर्पण, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है
ये उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ ये बाहर की तरफ है, इसका अंदर की तरफ है। यदि आप किसी गेंद को काटते हैं तो आपको इस प्रकार से एक भाग प्राप्त होगा जिसमें ये ऊपर वाला उत्तल पृष्ठ होता है और अंदर वाला अवतल पृष्ठ होता है। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात अभी बताई थी। अब लिखा है अवतल दर्पण के बारे में कि क्या अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले एक चेतावनी लिखी हुई है, सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब और जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इनसे प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पर एक ये जो क्रियाकलाप लिखा है तो मोमबत्ती वाला क्रियाकलाप है, लेकिन उसमें समतल दर्पण था, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करके दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अवतल दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड पर लगाइए। गत्ते की सीट पर एक चमकदार कागज चिपकाइए, यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। इस प्रकार से आपको करना है। मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। आगे लिखा है पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिए, मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? तो मोमबत्ती की लौ का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह जो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है मोमबत्ती का, वह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब। इस चित्र में भी, इस चित्र में भी। आगे लिखा है अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? तो जब मोमबत्ती को निकट लाते हैं दर्पण के तो प्रतिबिंब जो है आभासी प्राप्त हो सकता है। यहाँ लिखा भी है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। यहाँ नीचे लिखा हुआ है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है और प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। आगे लिखा है अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, और ये दांत का बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं अवतल दर्पण से। आगे लिखा है टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। ये जो टॉर्च का परावर्तक है ये भी कैसा है? अवतल। आगे लिखा है बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार प्रश्न में अपना प्रतिबिंब देखा।
उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए, घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। तो जो साइकिल में घंटी लगी होती है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल होता है। अब जो मोमबत्ती वाला प्रयोग है वह उत्तल दर्पण के साथ किया जा रहा है। तो लिखा है, क्रियाकलाप को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप की भांति सारणी में अंकित कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्रयोग है ये उत्तल दर्पण के साथ दोहराया जा रहा है। लिखा है, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहिनों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। तो इसीलिए वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि ये अधिक दूरी के वाहनों को दिखा सकें। इसमें आप देख सकते हैं बिंब से जो प्रतिबिंब बन रहा है वह छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक है लेकिन छोटा दिखाई दे रहा है। आप लोग इसमें देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में इस चित्र में दिखाया गया है। अब दिखाया गया है लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी लेंसों से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, आपने आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। इस प्रकार का लेंस आपने अवश्य देखा होगा। मेरे पास अभी भी रखा हुआ है ये इस प्रकार का लेंस जिसमें छोटे अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। आगे लिखा है, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से किनारों पर होते हैं पतले, बीच में होते हैं मोटे, तो ऐसे लेंस कहलाते हैं उत्तल लेंस। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। ये किनारों पर होते हैं मोटे और बीच में होते हैं पतले। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें प्रकाश गुजर सकता है। ये पारदर्शी होते हैं और इनसे प्रकाश आर पार जा सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है, वही कागज वाला क्रियाकलाप है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको दिखाई देते हैं ये जो लिखा है, उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, लेकिन छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है जो कागज पर आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे कहते हैं अभिसारी और इसे कहते हैं अपसारी। ये दोनों बातें आपको याद। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, यहाँ इस चित्र में लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। अब लिखा है, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत है या रंगीन है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? बिल्कुल देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर्क के रूप में दिखलाई देता है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये इंद्रधनुष इसमें दिखलाया जा रहा है।
आगे लिखा है इंद्रधनुष में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। ये सीडी आपने देखी होगी, पहले इस प्रकार की सीडी आती थी तो इसमें प्रकाश जो है चमकदार दिखाई देता था, रंगीन, यानी अनेक रंग इसमें दिखाई देते थे। आगे लिखा है इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। तो इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, इसको पढ़ लेते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद प्रकाश की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण यानी रंग विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं, सूर्य का प्रकाश इस तरफ आपको रंगीन किरणों के रूप में दिखाई देगा जो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। आगे लिखा है क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। तो इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है, तभी समझ में आएगा कि जो 7 रंग होते हैं मिलकर श्वेत वर्ण बनाते हैं। उसी के बारे में लिखा है लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। इस प्रकार से आपको करना है। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस प्रकार से जब आप घुमाएंगे इसे तो आपको लगेगा कि ये डिस्क जो है श्वेत है यानी सफ़ेद है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इस डिस्क को कहते हैं न्यूटन की डिस्क। इसी प्रकार से लट्टू भी अगर आप 7 वर्णों वाला लट्टू घुमाएंगे तो आपको श्वेत प्रकाश ऊपर दिखाई देगा। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। दर्पण के बारे में जाना, लेंस के बारे में जाना, सूर्य के प्रकाश के बारे में जाना, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य थे। जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ बता दिया है, उस तथ्य को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।